गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने ग्रेविटी चैप्टर के कुछ पॉइंट्स क्लियर किए। जैसे देखिए क्या क्या हमारा क्लियर हो गया है। हमने एक ग्रेविटेशनल फोर्स का इक्वेशन निकाला था, F इक्वल टू जी एम कैपिटल एम स्मॉल एम अपान आर स्क्वायर, जहाँ m क्या है, मास ऑफ द बॉडी है। सेकंड m क्या है, वो भी मास ऑफ द बिग बॉडी, मतलब और अगर अर्थ की बात कर रहे हैं तो मास ऑफ अर्थ है, स्मॉल m मास ऑफ बॉडी है, और r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड अर्थ। उसके बाद में आपको g इक्वल टू मिल गया, सॉरी स्मॉल g का एक इक्वेशन मिला है, और अगर आपको याद होगा तो F इक्वल टू एम जी भी मिल चुका है। इसी को mg को ही हम वेट के नाम से जानते हैं, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सिर्फ W से। एक ये इक्वेशन मिल गया। दूसरा हमने मिल चुका है g इक्वल, जब इस वैल्यू को पुट करते हैं यहां तो हमको मिल जा रहा है g कैपिटल M अपान आर स्क्वायर। एक और इक्वेशन आपको यह बताया गया था कि जो g की वैल्यू होती है वो अर्थ के लिए क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ऑफ द प्लैनेट हर प्लैनेट के लिए चेंज होता है, क्योंकि हर प्लैनेट का मास चेंज है, हर प्लैनेट का रेडियस भी चेंज है। तो इसलिए ये डिपेंड करता है, जी यूनिवर्सल कांस्टेंट है और मास डिपेंड करता है उस प्लैनेट पर जिस प्लैनेट की आप बात कर रहे हैं, और आर भी उसी पर डिपेंड करता है, उसी प्लैनेट के स्क्वायर पर। ये भी आपने पढ़ लिया है। आपने जी की वैल्यू भी पढ़ लिया है कि जी की वैल्यू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, मतलब हर जगह पर सही है। 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये चीजें आपकी क्लियर हो चुकी हैं। साथ में एक और इक्वेशन आपको प्रीवियस लेक्चर में मिलते गया था कि जी एच इक्वल टू जी इंटू आर अपान आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इतने सारी चीजें आपका सॉल्व हो चुका है। और साथ में अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बोलूंगा, उसके बाद हम इस न्यूमेरिकल्स पर आएंगे कि क्या चीजें हैं इसमें, हमको क्या क्या स्टडी करना है। ठीक है ना। देखिए, आपने अर्थ के लिए जो पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, अर्थ के लिए ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन सबसे ज्यादा होता है, अर्थ के लिए सबसे ज्यादा होता है सरफेस पर। क्या होता है, मैक्सिमम एट सरफेस, मैक्सिमम एट सरफेस, मतलब अर्थ के सरफेस पर यह वैल्यू क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, और वो वैल्यू है क्या, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा पॉइंट देखिए आप, इसकी वैल्यू अगर आप अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं, मतलब हाइट के रिगार्डिंग ये क्या हो जाती है, डिक्रीज होती जाती है। मतलब मैं बोलूं कि जी की वैल्यू जो है, वैल्यू ऑफ जी लिख देते हैं, वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज विद हाइट, डिक्रीजेज विद हाइट। हाइट के रिगार्डिंग ये क्या हो जाती है, मतलब जैसे जैसे आप हाइट को इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे अर्थ सरफेस के, जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। अगला पॉइंट देखिए, वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज विद डेप्थ, डिक्रीजेज विद डेप्थ, मतलब डेप्थ के साथ भी इसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। अगला पॉइंट देखिए, वैल्यू ऑफ जी, वैल्यू ऑफ जी जीरो कहां, एट सेंटर ऑफ अर्थ, एट सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर पर, अर्थ जो है इसके सेंटर पर भी जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। क्योंकि जैसे जैसे ये वैल्यू, जैसे जैसे ये अंदर डेप्थ में आएगी, आते आते एक समय घटते घटते डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज होते होते क्या हो जाएगा, इस सेंटर पर क्या हो जाएगा, ये वैल्यू जीरो हो जाएगा। ठीक है ना। और जो और मैं बता दूं अगला पॉइंट कि जो जी की वैल्यू होती है वो इंडिपेंडेंट होती है मास ऑफ द बॉडी। स्मॉल जी इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी, मतलब मास ऑफ द बॉडी पर ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। मतलब ये मास ऑफ द बॉडी पर नहीं डिपेंड करता, किस पर, मास ऑफ द प्लैनेट पर डिपेंड करता है।
किसी भी प्लैनेट की जी की वैल्यू क्या होगी वो उसके मास पर डिपेंड करता है। अगर आप इस इक्वेशन से देखें या इस इक्वेशन से देखें तो आपने क्या देखा कि जी की वैल्यू यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो जी की वैल्यू फिक्स है 6.67 इंटू 10⁻11। मास ऑफ द प्लैनेट, एमपी मतलब मास ऑफ द प्लैनेट। अब उस मास, मून की बात कर रहे हैं, मून के मास पर डिपेंड करेगा। जुपिटर की बात कर रहे हैं, किसी और की बात कर रहे हैं, जिसकी भी बात कर रहे हैं आप, ये उसके मास पर डिपेंड करेगा, ना कि ऑब्जेक्ट आपके बॉल का मास कितना है उस पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है। ठीक है, इस तरीके से ये चैप्टर यहां तक पहुंच गया है। अब हम बता दें आपको थोड़ा सा फ्री फॉल, थोड़ा सा हम फ्री फॉल पर चर्चा करेंगे और उसके बाद हम आएंगे अपने आगे बढ़ते हुए कदमों पर। ठीक है ना। अब फ्री फॉल क्या चीज होता है? अच्छा, फ्री फॉल वर्ड सुनने से क्या नजर आ रहा है? वर्ड सुनने से क्या समझ में आ रहा है? बोलिए। जी एच इक्वल टू जी सॉरी जी एच इक्वल टू जी इंटू आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है ना। आइए देखिए, हम किस चीज की बात कर रहे थे कि जो फ्री फॉल। अच्छा, आपको फ्री फॉल का मतलब क्या समझ में आ रहा है? फ्री फॉल का मतलब आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए और छोड़ दीजिए बिना किसी फोर्स को एक्सर्ट किए। मतलब उस ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स मत लगाइए, वो नीचे गिर जाए। कोई फोर्स मतलब किसी भी स्पीड से उसको मत धक्का दीजिए, वो एक नॉर्मल स्पीड से अपने वो गिरती रहे, मतलब उस पर किसी भी तरीके का फोर्स नहीं एग्जर्ट करता है। अगर आप सोचें तो आपको यह समझ में आया फ्री फॉल का मतलब u इक्वल टू 0, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो? 0, मतलब उस पर कोई भी वेलोसिटी ना लगाया जाए, मतलब कोई भी वेलोसिटी अप्लाई ना किया जाए और वो क्या हो जाए? गिर जाए। फ्री फॉल उसको कहते हैं। एक एग्जांपल देखिए, अगर कोई पैराशूट लिया है, आप प्लेन से जंप करते हैं और प्लेन से जंप करते टाइम आपके पास पैराशूट है और एक दूसरा पर्सन है उसके पास पैराशूट नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या दोनों एक साथ अर्थ पर आएंगे या फिर ये दोनों एक साथ अर्थ पर आएंगे, पहला कंडीशन, या फिर दोनों डिफरेंट टाइम में आएंगे, मतलब टाइम इंटरवल दोनों का चेंज होगा। और अगर चेंज होगा तो क्यों चेंज होगा, और अगर सेम टाइम में आ रहे हैं तो क्यों सेम टाइम में आ रहे हैं? सिंपल सी बात है, जब पैराशूट के साथ आदमी उतरेगा, जब ये पैराशूट लेके उतरेगा तब क्या होगा? ये एयर के रेजिस्टेंस को अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एयर का रेजिस्टेंस अप्लाई करेगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एयर ये रोकेगा। और जो सिर्फ पर्सन जंप कर रहा है वो सिंपली नीचे आएगा। ये कुछ देर पहले आएगा और ये कुछ देर बाद आएगा, अर्थ सरफेस पर गिरेगा। ये दोनों अर्थ सरफेस पर पहुंचने पर इसमें टाइम टी लगता है, तो इसमें टी टी प्लस कुछ और टाइम लगेगा, कैपिटल टी। बात समझे? इसका टाइम इंटरवल इसके कंपैरिजन ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें एयर के रेजिस्टेंस ज्यादा वर्क कर रहे हैं लेकिन यहां एयर के रेजिस्टेंस कम है। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, जो फ्री फॉल होता है वो ए की जो वैल्यू होती है वो जी के इक्वल होती है। बात समझे? जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है वो जी की क्या होती है? इक्विवेलेंट होती है। बस थोड़ा सा डिफरेंट, अगर बॉडी अपवर्ड जा रही है, अगर बॉडी को सरफेस से आप ऊपर फेंक रहे हैं, अपवर्ड जा रही है, तो जी की वैल्यू क्या होगी? निगेटिव, माइनस जी लिया जाएगा। जो ए की वैल्यू आप लेंगे वो माइनस जी लेंगे। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड आ रही है तो ए इक्वल जी लिया जाएगा, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि जो ये एक्सीलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी, ये जी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन अर्थ का है, मतलब ये हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ की बात की जा रही है। मतलब ये ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड गिरेगा, अर्थ के सेंटर की तरफ मूव करेगा, तब ये क्या होगा? पॉजिटिव, अदरवाइज ये क्या होगा? निगेटिव। पूरी बात क्लियर हो रही है? इसके बाद देखिए, जब यह ऑब्जेक्ट अपवर्ड जाएगा तो उस ग्रेविटी के एक्सीलरेशन का क्या करेगा? अपोज करेगा। तो जब अपोज करेगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस जी हो जाएगा। क्लियर हो गया? क्लियर होगा इतनी बात? अब देखिए, इसके बाद में आता है कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन आता है। क्या आता है? इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन में यही चेंज आएगा। आप याद करिए, फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल यू प्लस ए टी, ये पहला इक्वेशन था। दूसरा इक्वेशन s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर,
और आपका थर्ड इक्वेशन था v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों इक्वेशन था। अगर आपको कुछ याद आ रहा हो, जब इसको a को g से रिप्लेस करेंगे, अब ये डिपेंड करेगा a टू g अपवर्ड की, मतलब a टू g की बात की जाए या a टू माइनस g की बात की जाए। जब हम बात करेंगे डाउनवर्ड, चलिए किसकी बात करेंगे, जब हम डाउनवर्ड की बात करेंगे तब क्या होगा, तो पहला इक्वेशन बनेगा क्या, v इक्वल u प्लस जी टी। दूसरा इक्वेशन बनेगा s, अब ध्यान से देखिए s नहीं, अब ये ऊपर की बात की जा रही है, मतलब s नहीं, हाइट की बात की जा रही है h। तो h इक्वल टू हो जाएगा यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और तीसरा इक्वेशन आपका बनेगा v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये तीन इक्वेशन बनेगा। अगर ये अपवर्ड होता, ये जब डाउनवर्ड है तो a इक्वल जी रखा जाता है, और जब ये अपवर्ड होता तो क्या होता, a माइनस a इक्वल माइनस जी होता। अब ये क्या, किसकी बात की जा रही है, अपवर्ड मोशन की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, अपवर्ड मोशन। अब अगर अपवर्ड मोशन की बात की जाए तो पहला इक्वेशन आपका बनेगा v इक्वल यू माइनस जी टी। दूसरा इक्वेशन बनेगा आपका h इक्वल यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। और तीसरा इक्वेशन आपका बनेगा v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर माइनस 2gh। और देखिए अब आता है फ्री फॉल। अगर हम फ्री फॉल की बात करें तो u इक्वल क्या हो जाएगा, जीरो। अगर u इक्वल जीरो होगा तो पहले इक्वेशन को लिखिए, v इक्वल u जीरो हो जाएगा तो जीरो माइनस जी टी। इसका मतलब अब ये डिपेंड करेगा अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों पर, कि अपवर्ड क्या होगा डाउनवर्ड क्या होगा। अगर हम डाउनवर्ड की बात करें, फ्री फॉल की डाउनवर्ड की बात करें, अगर डाउनवर्ड है तो v इक्वल यू जीरो हो जाएगा प्लस जी टी, मतलब v की वैल्यू जी टी हो जाएगा। दूसरा देखिए h इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू जीरो है हाफ जी टी स्क्वायर होगा। थर्ड इक्वेशन आपका क्या होगा, v स्क्वायर यू स्क्वायर टी जी एच, तो v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर जीरो हो गया तो 2gh। क्लियर हुआ इतनी बात, क्लियर हो गया इतनी बात। अगर ये अपवर्ड होता, मान लो अगर अपवर्ड होता तो ये माइनस जी टी हो जाता, ये माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, ये माइनस 2gh हो जाता। ठीक है ना, बस इतना सा कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में यहां के लिए है। इसके बाद में आपका एक न्यूमेरिकल आता है, हम उस पर बात करते हैं कि उसमें पूछ क्या रहा है, फाइंड आउट क्या करना है। ठीक है ना, आइए देखिए एक एग्जांपल के थ्रू हम आपको समझाते हैं कि क्या है। ठीक, कह दिया गया कि कोई बॉडी है जिसको इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड से इसको फेंका जा रहा है। ध्यान से देखिएगा, और किस वर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। किधर, अपवर्ड डायरेक्शन में इसको फेंका जा रहा है। अगर अपवर्ड ये फेंका जा रहा है तो पूछ रहा है कि मैक्सिमम हाइट क्या होगी, मैक्सिमम हाइट कितना ये अचीव करेगा, मतलब h की वैल्यू फाइंड करनी है। कितना टाइम लगेगा इसको अर्थ पर फिर से आने में, इसको अर्थ पर फिर से आने में कितना टाइम लगेगा ये पूछ रहा है। और इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है। मैक्सिमम हाइट पर इसकी वेलोसिटी भी क्या होगी। आइए पहला क्वेश्चन, ये तीन वैल्यूज दी गई हैं, आप तीनों में से फाइंड आउट करना है। सिर्फ आपको एक चीज दी है, u इक्वल 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। दूसरी चीज आप g की वैल्यू मान लीजिए कि क्या दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या 9.8 को कभी कभी आप 10 भी ले सकते हैं, लेकिन हम 9.8 ही लेंगे। ठीक, चलिए देखिए अब हमें फाइनल वेलोसिटी, पहला क्वेश्चन हमको फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है मैक्सिमम हाइट पर। अगर हम मैक्सिमम हाइट पर फाइनल वेलोसिटी की बात करें तो v इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि आपको पता है जब g की वैल्यू कंटिन्यू घटती जाएगी घटती जाएगी घटती जाएगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वहां वो रुक जाएगी और रिटर्न आएगी, मतलब मैक्सिमम हाइट पर v की वैल्यू क्या होगी, जीरो। पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया। दूसरा, हाइट कितना अचीव करेगा, आइए बात करते हैं हाइट कितना अचीव करेगा। हाइट h इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, लेकिन प्लस नहीं माइनस, क्यों, क्योंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन की बात की है। u टाइम मालूम नहीं है, या फिर v स्क्वायर 2gh की भी बात कर सकते हैं। चलिए इसकी हम बात नहीं करेंगे, हम थर्ड इक्वेशन लगा देते हैं, v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब यहां प्लस है तो माइनस होगा,
ये आपको होना चाहिए इसलिए ऐसा लिखा जा रहा है, और तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। v इक्वल टू 0 है, u इक्वल टू कितना है 50 स्क्वायर माइनस 2, g की वैल्यू कितना है 9.8, h की वैल्यू मालूम नहीं, ये 0 है तो इसको इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा 8 2 जा 16 और 19.6 कितना हो जाएगा 19.6, h इक्वल 2500। अगर हम h इक्वल टू आपसे पूछें तो 2500 डिवाइडेड बाई 19.6, अगर 19.6 ले लें तो पॉइंट हटाएंगे एक जीरो आ जाएगा, 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 4 जा 16, 4 9 जा 36, 4 6 जा 24, बचा कितना 1 0 10, 4 2 जा 8 और फिर 2 0 20, 4 5 जा 20। अभी आपका ये 49 है, इसको आप डिवाइड कर सकते हैं तो 6250 डिवाइडेड बाई 49, 49 1 जा 49, आपको मिल जाएगा 3 और इधर मिल जाएगा 1 5 आ जाएगा, ठीक। 2 जा जाएगा 98, 15 में से 8 माइनस करेंगे तो 7 आएगा, कितना बचा 12, 12 में से 9 जाएगा तो 3 आएगा, आपका 0 हो जाएगा। ये कितना होगा 5 7 जा तो 7 9 जा 63, 3 7 4 जा 28, 28 6 34, ये आपको मिल जाएगा 7, 6 माइनस 4 2 मिल जाएगा 27, 0 और 0 नहीं, हाँ पॉइंट लग गया और 0 बढ़ा दिया गया तो 5 जाएगा, ठीक है ना। अब ये आएगा कितना 127.5, मतलब मैक्सिमम हाइट कितना अचीव करेगा, h इक्वल टू अचीव करेगा वो 127.5 मीटर का डिस्टेंस, वो मतलब हाइट वो कवर करेगा। अब हम बात करते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन, टाइम कितना लगेगा, टाइम ग्राउंड तक आने में कितना लगेगा, ये आपको फाइंड करने के लिए पहले आपको ऊपर तक पहुंचने में कितना टाइम लगा ये पता करना चाहिए। तो हमको मालूम है h इक्वल यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर। अब u की वैल्यू है 50, टाइम कितना लगा मालूम नहीं, -1/2, g की वैल्यू है 9.8 और t की वैल्यू नहीं मालूम है। h इक्वल टू आपको मालूम है कितना, हम इसको रख देते हैं 2500 डिवाइडेड बाई 196, इसको भी रख सकते हैं लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में टफ होगा इसलिए इसको छोड़ दिया मैंने। अभी देखिए आपको क्या करना है, ये अगर मैंने 10 लिया होता तो इजी हो जाता पर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो आपको मिल जाएगा एक इक्वेशन, चलिए इसकी वैल्यू हम पॉइंट में ही निकाल देते हैं, 127 ही रख देते हैं 127.5। तो अभी आप इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं, इसको इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 49 4.9, ठीक है ना। तो 4.9 टी स्क्वायर, ये इधर आएगा -50 टी माइनस नहीं प्लस में है 127.5 इक्वल 0। आप यहां सिरसिराचार्य लगा सकते हैं क्योंकि इसको ऐसे इजीली कैलकुलेट करना बहुत आसान नहीं है, ठीक है ना। तो आप इसको सिरसिराचार्य लगा करके टी की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा। अगर आप इस क्वेश्चन को आसान करना चाहते हैं तो आप यहां जी की वैल्यू 10 रख देंगे, इजी हो जाएगा। जैसे आप रखेंगे 10 बाकी सब इजी हो जाएगा, आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। और आप इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन मैं नहीं करने वाला, जितना कैलकुलेशन करूंगा उतना ही लेंदी ये वीडियो बनता चला जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगता है। मैं साथ में कहूंगा कि अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें, लाइक करें। अगर नहीं पसंद आ रहा है तो ये भी बताएं रीजन कि क्यों नहीं पसंद आ रहा है, कमेंट करके जरूर बताएं, मुझे अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि मैं ये जानता हूं कि अगर आपको आज अच्छा नहीं लगा आप बोल देंगे तो और लोगों को अच्छा लगने लगेगा, कंटेंट अच्छा और हो जाएगा, थोड़ा और हार्ड वर्क किया जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।